Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों मिस्चिफ रूल की सीरीज में एक और केस डिस्कस करते हैं. आई थिंक दिस विल कंक्लूड द मिस्चिफ रूल. दिस इज RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1957 का और ये इट्स अ नॉन ट्रिवियल केस टू बी ऑनेस्ट, बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल. तो दोस्तों इसमें हुआ ये था कि एक प्राइस कंपटीशन एक्ट आया था. उसके सेक्शन 2D में, अच्छा सबसे पहले ये सब जो लॉटरीज वगैरह होती हैं ये स्टेट लिस्ट में आती हैं, बट आर्टिकल 252 से कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट मोर देन वन एटलीस्ट टू दे कैन उनकी असेंबली एक नोटिफिकेशन पास कर सकती है ऑथोराइजिंग द पार्लियामेंट टू इनैक्ट ऑन इट, और बाकी स्टेट्स उस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं चाहें तो. यहाँ पे आर्टिकल 252 में कुछ स्टेट ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया कि आप लॉ पास कीजिए. तो उनका जो नोटिफिकेशन था उसके नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लेते हैं. तो देयर नोटिफिकेशन सेज कि दे ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू पास द लॉ टू दिस असेंबली डू रिजॉल्व दैट इट इज डिजायरेबल दैट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइज पजल कॉम्पिटिशन. उसके बाद ब्ला ब्ला. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइज पजल कॉम्पिटिशन. पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया, प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट, और उसका जो सेक्शन 2D है इट सेज इट डिफाइंस प्राइज कॉम्पिटिशन as meaning any competition, whether called a crossword prize competition, missing prize competition या blah blah, in which prizes are offered for the solution of any puzzle based upon the building up, arrangement, combination, ठीक है blah blah. अब दोस्तों यहाँ पे इशू ये आता है इस केस में, ये एक मेन कंटेंशन है कि ये जो है इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो भाई जो अगर आप प्राइज कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन देखेंगे तो अपैलेंट ये कह रहा है कि इसमें लॉटरीज तो आ ही जाएंगी, इवन गेम्स ऑफ स्किल्स भी इंक्लूड हो जाएंगी. और अगर गेम्स ऑफ स्किल्स इंक्लूड होंगी तो इसके जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जो रूल्स हैं उसमें जो रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है दे आर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो वो 19(1) को वायलेट कर रहे हैं. अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या हैं इसके लिए, इस पर एक केस डिपेंड नहीं करता है. दिस केस इज़ मोर ऑन मतलब हमें मिस्चिफ रूल से देखना है कि वो लॉटरीज हैं या गेम्स ऑफ स्किल्स हैं, इसलिए आई वोंट गो इनटू वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, बट दीज आर द टू ब्रॉड कंटेंशन. तो जो ऑपोजिट काउंसिल ये कह रही है कि अगर आप मिस्चिफ रूल को देखेंगे, अगर आप इस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो दिस लॉ वॉज इनैक्टेड जस्ट टू डू अवे विथ गेम्स ऑफ लॉटरीज. क्योंकि अगर आप मैंने शुरुआत में पढ़ा था जो असेंबली ने जो नोटिफिकेशन पास किया था उसमें उन्होंने कहा था कंट्रोल एंड रेगुलेशन. गेम्स ऑफ स्किल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, उनको बस रेगुलेट करने की जरूरत होती है. इट इज़ ओनली लॉटरीज गैम्बलिंग जिसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है. दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर सपोज ये गेम ऑफ स्किल है तब तो 19(1) में आएगा क्योंकि वो एक बिजनेस प्रोफेशनलिस्ट टाइप का चीज़ें होंगी, तो इसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन चाहिए होगा. बट इफ़ यू आर एबल टू शो कि ये सिर्फ गेम्स ऑफ लॉटरीज कवर कर रही है तब 19(1) में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तो वो 19(1) में फॉल ही नहीं करेगा. तो इट डजेंट हैव टू सेटिस्फाई द कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं. बट देन अगेन द मतलब यूनियन ऑफ इंडिया सेज कि तब हमें सेवरेबिलिटी करना पड़ेगा एंड दिस एक्ट इज सेवरेबल. बट अपैलेंट देन सेज, दोस्तों अभी तक हमने जो सेवरेबिलिटी की जो बातें पढ़ी थी तो उसमें होता ये था कि जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम CRPF को बुलाएंगे. अब दोस्तों सपोज उसमें जो सिचुएशन है उसमें कुछ चीज़ें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई हैं कि सपोज दंगे हो रहे हैं और नारे लग रहे हैं, टेररिज्म वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, और कुछ बातें पब्लिक ऑर्डर के लिए लिखी हुई हैं कि सपोज यहाँ पे कोई स्ट्राइक हो रहा है या कोई, तो पब्लिक ऑर्डर इज़ इन स्टेट लिस्ट और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज़ इन सेंट्रल लिस्ट. तो कोर्ट यहाँ क्या करेगा, कोर्ट यहाँ उसको सेवरेबल कर देगा. तो जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये लॉ बन सकता है और पब्लिक ऑर्डर चीज़ों को हटा देगा वहाँ से कि ये पब्लिक ऑर्डर के लिए नहीं रहेगी. तो पार्लियामेंट का यही कंटेंशन है कि सेवरेबिलिटी तो लग जाएगी जब ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट आ जाता है कि ये सब्जेक्ट इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है नहीं. बट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं लगेगी अगर हम देखें कि फंडामेंटल राइट किसी चीज़ से, तो बाय दिस स्टैच्यूट मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है. तो अगर ये कही जाए कि इस स्टैच्यूट का बस ये पोर्शन देख लो जिसे फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रही और बाकी पोर्शन को छोड़ दो, वो नहीं हो सकता है.
इसका एग्जांपल जैसे देख सकते हैं रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जैसे उसमें जो वर्ड्स थे कि किसी न्यूज़पेपर को रोका गया था अगर उससे कुछ मतलब ट्रंक कुछ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या बाकी सब चीज़ें कवर हो रही थी। तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि इसमें जो है इसमें बहुत ही वाइड इसमें स्कोप दिया गया है। अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात करें तो ये बात सही है कि इसको मतलब ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो एक्ट है इसके जो प्रोविजन में इट हैज़ गिवन अ वेरी वाइड डिस्क्रिप्शन वाइड स्कोप, तो हम इसको सेवरेबल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दैट वुड मीन कि हमें री राइट द स्टैट्यूट करना पड़ेगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं इसका एक बार वो प्रोविजन पढ़ लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इट सेज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पब्लिक सेफ्टी और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को हटाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर उस जमाने में जब ये एक्ट आया था तब तक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था। द पब्लिक ऑर्डर ही वॉज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). तो इसलिए दैट वुड हैव बीन री राइटिंग द स्टैट्यूट, ये कह के कोर्ट ने मतलब अभी डिस्टिंग्विश किया इस केस में। बट देन कोर्ट ने वहाँ ये कहा, तो इससे ये कंटेंशन अपैरेंट ने लिया कि हमारी फंडामेंटल राइट वैलिड जब होती हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। बट देन कोर्ट डिस्टिंग्विशेस दिस केस और कहता है कि यहाँ पे री राइटिंग करनी पड़ेगी। और फाइनली कोर्ट यहाँ पे अब ये कहता है कि हम मिस्चिफ रूल लगाएंगे। मिस्चिफ रूल में क्या होगा कि जब ये एक्ट आया था तो उस समय द एक्ट वाज इनैक्टेड टू डू अवे विथ जो गैम्बलिंग लॉटरीज इनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए आया था, विच इज़ वेरी मच अपेरेंट फ्रॉम द रेजोल्यूशन पास्ड इन द असेंबली। वहाँ पे कंट्रोल की बात हो रही है, तो ये तो सही है कि हाँ ये इसके लिए आया था, मिस्चिफ रूल लग रहा है। अब पहला द फर्स्ट चेक बॉक्स इज टिक, हाँ दिस इज़ फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्चिफ मतलब लॉटरीज के कॉन्टेक्स्ट में है। बट यहाँ पे ये भी कह सकते हैं गेम्स ऑफ स्किल भी इसमें आ सकती हैं। तो अब कोर्ट की कोशिश ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाकर इसको बचा सके, क्योंकि वी ऑल नो कि हम कोर्ट की वो पॉलिसी फॉलो करता है, उट रेस मैजिस वैलिड कुआम परीड की जितनी उसको वैलिडेट करानी है वो इंटरप्रिटेशन देंगे। तो कोर्ट यहाँ पे ये फिर करता है कि कोर्ट रिफर्स टू सेवरल इंग्लिश केसेस और इवन सुप्रीम कोर्ट का केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। तो उसमें ये है कि अगर मतलब उसे कहने का है कि इवन फॉर रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, अगर वहाँ पे कोई चीज़ कोई फॉर सम पोर्शन इट इज़ अगर सेवरेबिलिटी लगा दी जाए, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल हो जाए तो हम उतने पोर्शन को बचा लेंगे, इवन इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसके लिए अब सेवरेबिलिटी कैसे लगेगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मतलब US सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस लिया है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस केस, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर लॉ कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कब लग सकती है। बट मेन इंपॉर्टेंट उसका ये है कि अगर लेजिस्लेचर का इंटेंट ये है कि लेजिस्लेचर को सपोज बता दिया जाए कि अगर तुम गेम ऑफ स्किल के लिए लॉ बनाते तो वॉइड हो जाएगा और गेम ऑफ सिर्फ लॉटरी गैम्बलिंग के लिए बनाओगे तो सही हो जाएगा। विद दिस इंटेंशन सपोज स्टेट ने लॉ फ्रेम किया होता तो क्या ये सही होता, तो क्या ये अब तब वैलिड हो जाता है गिवन दिस नेचर? हाँ, तो फिर ठीक है। तो इस केस में अगर हम इस लॉ को विदाउट एनी रीराइटिंग नहीं करनी है, दैट इज़ नॉट जॉब ऑफ द जुडिशरी। अगर हम इस केस में सिर्फ समझें कि ये जो प्रोविज़न है जो कंपटीशन वगैरह की बात की गई है ये सिर्फ लॉटरी और गैम्बलिंग के लिए है, अगर तब ये लॉ सही हो जाएगा, क्योंकि 1906 का वायलेशन तब तो हो नहीं रहा है, तब फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लग जाएगी। दोस्तों एक कन्फ्यूजन ये आता है कि यहाँ पे जो लिखा है वेदर कॉल्ड क्रॉसवर्ड प्राइज कॉम्पिटिशन, मिसिंग वर्ड प्राइज कॉम्पिटिशन, तो ये सब गेम्स ऑफ स्किल्स हैं। नहीं दोस्तों, ये कह ये रहा है कि इवन इफ़ यू नेम इट इन अ फैशन जिससे लगे कि गेम ऑफ स्किल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब ये इसे इनको फिर भी रेगुलेट और कंट्रोल किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि आप जैसे सपोज एक गेम हम इन्वेंट करते हैं कि सपोज मैं रैंडमली एक नंबर लाता हूँ 1 से 26 के बीच में, और सपोज वो नंबर 8 है तो वो आई बना, आपने वो नंबर लाया और सपोज उसे नंबर 20 आया विच करस्पॉन्ड्स टू S, तो इस वर्ड बन गया और आप पे वो वर्ड खत्म हो गया तो यू लूज द गेम। इट्स अ गैम्बलिंग गेम, इट्स अ गेम ऑफ चांस, इसमें कोई स्किल नहीं है। यू माइट नेम इट की क्रॉसवर्ड गेम कॉम्पिटिशन, लेकिन फिर भी इट विल बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। तो इस एक्ट का मतलब ये ब्रैकेट से आप कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब बस यही है कि यू माइट नेम इट इन अ फैशन के गेम ऑफ स्किल लगे, लेकिन फिर भी इट विल बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। दोस्तों आई होप आपको एक केस समझ में आया होगा। आई अंडरस्टैंड इट वॉज वेरी मतलब नुआंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ एक नए यूनिट में। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रिस्ट विद लॉ।